नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, तो ये निबंध पढ़ेंगे और इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए तो प्रकाशन वर्ष 1903 से लेकर के 1907 के बीच में ये निबंध लिखे हुए थे और राजकमल प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित भी किया गया था और हालांकि इसका संपादन पहले बाल मुकुंद गुप्त अपनी पत्रिका में कर रहे थे। ठीक है? भारत मित्र पत्रिका थी, तो देखा जाए तो इसका समय जो है अगर प्रकाशन पूछा जाता है तो 1903 से 1907 के बीच में पत्र लिखे गए हैं। इससे पहले यदि आपने हिंदी ओशन अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के। इससे आपकी बहुत हेल्प होगी, आप वहाँ से भी जाके अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे पहुँचाए जाएँगे, यदि आपने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो इनको ज़रूर आप ले लीजिए। 7209973250 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बालू मुकुंद गुप्त जी का निबंध शिव शंभू के चिट्ठे। सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? तो याद रखिएगा क्रम वाले प्रश्न में क्योंकि इनका निबंध लगा हुआ है आपके सिलेबस में तो बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म आपको याद करना पड़ेगा 1865 ईस्वी। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है? बाल मुकुंद गुप्त का। उन्होंने मथुरा, कोहिनूर तथा अखबार-ए-चुनार पत्रों का संपादन किया। इसके पश्चात 1893 ईस्वी में उन्होंने हिंदी बंगवासी पत्रिका के संपादक बने तथा अंत में भारत मित्र पत्र उनके निर्भीक लेखों के कारण संपूर्ण देश में लोकप्रिय हो गया। और इसी भारत मित्र में इनका जो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है एक तरीके से 8 चिट्ठे लिखे थे तो लॉर्ड कर्जन के नाम पर तो उसका संपादन बालमुकुंद गुप्त जी कर रहे थे भारत मित्र पत्रिका में। ठीक है? बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के अंतिम चरण और द्विवेदी युग के प्रथम चरण के निबंधकार हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो संक्रमण काल था उस समय, है ना? जब कोई काल खत्म हो रहा होता है और दूसरे काल की स्थापना शुरुआत हो रही होती है, तो उस अवधि को हम लोग संक्रमण काल कहते हैं। तो ये बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के अंतिम चरण में और द्विवेदी युग के प्रथम चरण के निबंधकार माने जाते हैं। श्री शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की श्रेष्ठ कृति है। इसी कृति का भाग चिट्ठे और खत है, याद रखिएगा। इस 2 भागों में है। पहले तो शिव शंभू के चिट्ठे और दूसरा चिट्ठे और खत है। पहली रचना शिव शंभू के चिट्ठे गुप्त जी के जीवन काल में ही 1906 ईस्वी में भारत मित्र प्रेस कलकत्ता से ही प्रकाशित हो गई थी। इसमें 8 निबंध है, याद रखिएगा। जो इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से लिखे हुए हैं पत्र, कितने निबंध है उसमें 8 निबंध है। इन्हीं 8 निबंधों को ही चिट्ठे कहा जाता है। दूसरी रचना चिट्ठे और खत में 11 निबंध है, तो पहले वाले में कितने हैं? 8 हैं और दूसरे वाले में कितने हैं? 11 निबंध हैं। यह रचना उनकी मृत्यु के बाद ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो पाई। इन 11 निबंधों में कुछ राजनीतिक प्रखरता वाले निबंध हैं, तो कुछ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले निबंध हैं। 3 खत भी इस रचना में सम्मिलित हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो 8, 9, 10, 11 3 खत और भी हैं, जो अलग-अलग नाम से लिखे गए हैं और अलग-अलग लोगों को लिखे गए हैं। ठीक है? तो उसके बारे में भी इस निबंध में ज़िक्र आया है। ये शंभू के चिट्ठे पहले उर्दू पत्र जमाना में छपे थे, याद रखिएगा। पहले कहाँ पे छपे थे? जमाना पत्रिका में छपे थे। बाद में भारत मित्र के संपादक गुप्त जी ने इसे भारत मित्र में छपवाया। इनका पहला निबंध 11 अप्रैल 1903 ईस्वी को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, यही समय पूछा जाएगा इसका अगर प्रकाशन वर्ष तो 1903 ही ईस्वी माना जाएगा। क्योंकि 1903 से शुरुआत होती है और कब तक ये पत्र लिखे गए? 1907। ये चिट्ठे उस समय लिखे गए थे जब बालमुकुंद गुप्त भारत मित्र के संपादक की हैसियत से लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार से होकर आए थे। ठीक है? तो याद रखिएगा तब लिखे गए थे जब दिल्ली दरबार हुआ था उस समय और लॉर्ड कर्जन वहाँ पर थे। उन्हीं लॉर्ड कर्जन को एक तरीके से व्यंग्यात्मक पत्र के रूप में ये निबंध को रचते हैं। क्या कहते हैं आपके गुप्त जी और दिल्ली दरबार और एक दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल। तो इन दोनों स्थानों को आधार बनाकर ही व्यंग्य किया गया है कि यहाँ के जनता के लिए कुछ कार्य नहीं किया, बस इन दोनों की सजावट और दिखावे का प्रदर्शन करना ही आपका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, तो वही व्यंग्यात्मक लहजे में इस निबंध को लिखते हैं। अपने अनुभवों को व्यंग्य के साथ मिश्रित करके गुप्त जी ने चिट्ठों का आकार प्रदान किया था। इनमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके भारतवासियों की राजनीतिक विवशता को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। जो राजनीतिक विवशता है उस समय की, तो उस विवशता को उसमें दिखलाया गया है। ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 से लेकर के 1907 ईस्वी के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे।
समीक्षा देख लेते हैं इसकी, ठीक है? समीक्षा में देखा जाए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट ही है 11 अप्रैल 1903 में पहला पत्र और 9 मार्च 1907 को दूसरा पत्र अंतिम पत्र आया था। इस निबंध संग्रह में 8 चिट्ठी लॉर्ड कर्जन के नाम पे, याद रखिएगा कितने चिट्ठी लॉर्ड कर्जन के नाम है, तो वही चर्चा करते हैं। 8 चिट्ठी जो है वो लॉर्ड कर्जन के नाम है, 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है, ठीक है? लॉर्ड मिंटो के नाम पे 2 हैं, 8 आपके कर्जन के नाम पे हैं, 1 भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम है, ठीक है? 1 किसके नाम है? भारत के सचिव के नाम है, जिनका नाम मिस्टर मार्ली है, और 3 खत में से 2 खत शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा 1 सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया। लिखे तो सब बालमुकुंद गुप्त जी ने है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से अपने आप को कल्पित चरित्र की रचना, शिव शंभू के चिट्ठे मतलब शिव शंभू के चिट्ठे मतलब अपने आप को शिव शंभू बोल रहे हैं, कल्पित नाम से इन चिट्ठों को लिखा है स्वयं बालमुकुंद गुप्त जी ने, ठीक है? तो 8 चिट्ठे किसके नाम लिखे हैं? कर्जन के नाम पे, 2 लॉर्ड मिंटो के नाम पे, 1 भारत सचिव के नाम पे जिनका नाम मिस्टर मार्ली है, 3 खत में से 2 खत तो शाइस्ता खां के नाम से लिखे हैं, किसको? फुलर साहब को, और 1 अहमद खां के नाम से लिखा है, किसको? अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है, ठीक है? किसने लिखा अलीगढ़ के छात्रों को? सैयद अहमद खां के नाम से। तो आशा करती हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। 1-2 बार और समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस निबंध में कितने शीर्षक हैं? 14 शीर्षक हैं, याद रखिएगा। कितने शीर्षक हैं फिर कितने चिट्ठे हैं? तो 14 चिट्ठे हैं, 14 शीर्षक हैं। पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में। किसके नाम लिखा है? लॉर्ड कर्जन के नाम पे, ठीक है? तो ये पहला हो गया। दूसरे नाम से चिट्ठा लिखते हैं श्रीमान का स्वागत, और श्रीमान का स्वागत किसका स्वागत करते हैं? लॉर्ड कर्जन का स्वागत करते हैं। भारत मित्र में प्रकाशित 26 नवंबर 1904 लॉर्ड कर्जन के नाम पर। वैसराय का कर्तव्य तीसरा, भारत मित्र 17 सितंबर 1904 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष हुआ था इसका, लॉर्ड कर्जन के नाम पर। पीछे मत फेंकिए, भारत मित्र में प्रकाशित 17 सितंबर 1904 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के नाम पर। आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण और बंग विच्छेद, ये जो 8 ऊपर से लेके दिए गए हैं ना, ये 8 तक, ये आपके दिए गए हैं किसके नाम पर? लॉर्ड कर्जन के नाम पे। आप देखेंगे भारत मित्र में प्रकाशित है और लॉर्ड कर्जन के नाम पे ये 8 पत्र हैं, ठीक है? 25 फरवरी 1905 को निकला आशाकांत, 18 मार्च 1905 को एक दुराशा, 2 सितंबर 1905 ईस्वी को विदाई व संभाषण, और बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। ठीक है, परेशान मत होइएगा, याद कैसे करेंगे? 1-2 बार रिवीजन करेंगे, 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। इतना तो याद ही हो गया होगा कि 8 चिट्ठे लिखे थे लॉर्ड कर्जन के नाम पे। अब बढ़ते हैं 9वें नंबर से, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। ठीक है, भारत मित्र में प्रकाशित 23 सितंबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो को ये लिखा था। किसके नाम से लिखे थे? लॉर्ड मिंटो मिंटो को लिखा था इन्होंने। मार्ली साहब के नाम मतलब लॉर्ड मिंटो के नाम से इन्होंने पत्र लिखा था। मार्ली साहब के नाम भारत मित्र में प्रकाशित 16 फरवरी 1907। अच्छा, ये जो डेट्स है ना, जब आप एक पत्र समझ, जैसे मान लीजिए आपने बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध को पढ़ा है ना, जो भी 4-5 पेज का निबंध रहेगा, फिर लास्ट में आप देखेंगे तो इसमें समय दिया हुआ है कि ये प्रकाशित कब हुआ था, किस पत्रिका में हुआ था, है ना? तो इससे मैंने यहाँ पे आसानी हो जाए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है, ताकि आपको बार बार जो मूल निबंध है वो ना देखना पड़े, एक ही साथ आपको एक चार्ट में आपको ये मिल जाएगा देखने को। 9वें नंबर पे लॉर्ड मिंटो का स्वागत, 23 सितंबर 1905 लॉर्ड मिंटो। मार्ली साहब के नाम भारत मित्र 16 फरवरी 1907 भारत के सचिव मिस्टर मार्ली के नाम इन्होंने ये पत्र लिखा था। आशीर्वाद भारत मित्र 30 मार्च 1907 लॉर्ड मिंटो के नाम। शाइस्ता खां का खत 1 और शाइस्ता खां का खत 2, ये भारत मित्र में दोनों ही प्रकाशित हुए थे। 1905 ईस्वी और 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। दोनों ही पत्र किसके नाम पे लिखे गए हैं? शाइस्ता खां का खत फूलर साहब के नाम पे। ठीक है, तो शाइस्ता और फूलर को याद करिए रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर सर सैयद अहमद खां का खत 9 मार्च 1907 अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया था ये। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। अब जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप देख लीजिए। श्रीमान के स्वागत में ये पंक्ति आई हुई है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। फिर श्रीमान का स्वागत में ही एक पंक्ति आई है, नजीर ने खूब कहा है कि कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका।
फिर उसके बाद वैसराय का कर्तव्य आता है। वैसराय का कर्तव्य में ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, वरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए मार्क कर दिया है क्योंकि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में अगर ऑप्शन के तौर पर दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? क्योंकि इसमें राम और भरत का जिक्र है, अयोध्या का जिक्र है, तो आप भली-भाँति उनको अच्छे से याद है कि निबंध तो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मता से पढ़ेंगे, उनका भी गलत हो सकता है। इसी वजह से ये लाइन अलग से लिख दी है कि ये आपका किससे है? बालमुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे के नाम के निबंध में ये लाइन आई है। फिर आशा का अंत आता है। आशा का अंत में एक पंक्ति आती है कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। तो ये शेरो शायरी वाले कुछ पंक्तियाँ हैं, आशा के अंत में आया हुआ है। फिर एक दुराशा ये शीर्षक में है बमुलाज़िमाने सुल्तानाम कै रसानद ई दुआरा की बुश्रकिरे बादशाही जे नज़र मरा गदारा। ठीक है? तो ये एक दुराशा में आया है। फिर मार्ली साहब के नाम निश्चित विषय के नाम से लिखा गया है, जो गंधी कछु दे नहीं तोहू बास सुबास। फिर साधारण कवि कहता है कि झूठा है वह हकीम जो लालच से माल के अच्छा कहे मरीज के हाले तबाह को। ठीक है? तो ये मार्ली साहब के नाम पर ये पंक्ति आई हुई है। फिर दूसरी ये पंक्ति है, अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम ना पड़ जाए तेरी तलवार में। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आशीर्वाद शीर्षक में आया है, बर ज़मीने की निशाने कफ़े पाए तो वुवद सालहा सिज दए साहिबा नजराम ख्वाहद बुद। इसका अर्थ है जिस भूमि पर तेरा पद चिन्ह है, दृष्टि वाले सैकड़ों वर्ष तक उस पर अपना मस्तक टेकेंगे। फिर सर सैयद अहमद खां का खत, इसमें अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम लिखा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें पंक्ति आई है, टी मिकदार खूं दर अमद खुर्दा बाशम की बर खाकम आई ओ मन मुर्दा बाशम। ठीक है? तो ये सब उर्दू की कुछ पंक्तियां हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। उलूल अज़्म शायरा का एक मिसरा पढ़कर यह खत खत्म करता हूँ क्योंकि ये अंतिम खत है, तो उसमें ये आया हुआ है लास्ट में, तुम ही अपनी मुश्किलों को आसा करोगे। सर सैयद अहमद अज जन्नत, भारत मित्र 9 मार्च 1907 ईस्वी। कुछ इसमें पंक्ति थी, उर्दू की पंक्तियाँ थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है? एक श्रीमान का स्वागत में आई है, व्यास राय का कर्तव्य में ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आशा का अंत, एक दुराशा मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद सर सैयद अहमद खान का खत। ठीक है? बाकी मैंने आपको जो निबंध है वो पूरा पढ़ाया हुआ है, एप्लीकेशन पे जो पेड बच्चे हैं उनको ये पूरा का पूरा अक्षरशः निबंध पढ़ाया गया है। इस निबंध संग्रह का पहला चिट्ठा बनाम लॉर्ड कर्जन में गुप्त जी ने कर्जन की तुलना शिव शंभू शर्मा नामक बालक से की है। तो किसकी तुलना करते हैं? शिव शंभू शर्मा नामक बालक से करते हैं, जिसे बचपन से ही बुलबुलें रखने का चाव था। ठीक है? परंतु हिंदू होते हुए वह अन्य पठान बच्चों की तरह बुलबुल नहीं रख सकता था, इसलिए स्वप्न में ही बुलबुलों से खेलने का शौक पूरा करता था। उसी प्रकार कर्जन के कार्य भी अस्थायी और सारहीन है। मतलब बुलबुल मतलब केवल सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए, बाकी उनका कोई मतलब नहीं था कि भारत की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली दरबार के साथ-साथ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में ही बनी सुंदर मूर्तियों पर व्यंग्य किया गया है। तो दिल्ली दरबार एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में जो बना हुआ है ना, तो इनकी मूर्तियों पर भी व्यंग्य साधा है बालमुकुंद गुप्त ने। ये मूर्तियां तो सिर्फ पक्षियों के बैठने के काम आती हैं। चंद अमीर लोग इन्हें देखकर चले आते हैं, परंतु जो शासक अच्छे लोकहित कार्य कर गए हैं, उनकी मूर्ति तो प्रजा के हृदय में विद्यमान है, जैसे अकबर, विक्रमादित्य आदि। इस चिट्ठे के अंत में शो और ड्यूटी में अंतर समझाया गया है कि शो को शो ही समझना चाहिए, ड्यूटी नहीं। इंपॉर्टेंट है ये। तो बनाम लॉर्ड कर्जन पहला था जिसमें शो को शो ही समझना चाहिए, ड्यूटी नहीं, बनाम लॉर्ड कर्जन में याद रखिएगा। दूसरा चिट्ठा श्रीमान का स्वागत के नाम से लिखा है, लॉर्ड कर्जन के दोबारा 2 वर्ष के लिए आने पर लिखा गया यह खत है। यह भारत मित्र में 1 दिसंबर 1904 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस चिट्ठे में कर्जन के दोबारा आने पर भारतवासियों के मन में जो उथल-पुथल हो रही थी, उसी का वर्णन है। इस चिट्ठे में कर्जन के गर्व पर चोट तथा भारतीयों का कर्जन के आगमन पर विरोध झलकता है। दिल्ली दर मतलब 2 साल के लिए फिर से आ गए थे कर्जन, तो किसी को पसंद नहीं था कि वो दोबारा से हमारा शासक बने। दिल्ली दरबार की व्यवस्थाओं पर जमकर प्रहार किया और कर्जन के आगे की योजनाओं पर भी कटाक्ष किया। गरीब, भूखी, लाचार पर दया दिखाने को वह अपनी झूठी शान के लिए पैसे को बर्बाद करना कर्जन की आदत थी, जो गुप्त जी जैसे संपादक को असहनीय थी।
लोगों को जागरूक करने के लिए उनको कलम का सहारा लेना पड़ा। फिर शिशंभू की चिट्ठी की तीसरी किश्त आई वायसराय का कर्तव्य के नाम से। अपने कल्पित नाम श्री शंभू शर्मा को भारतीय गरीब जनता का प्रतिनिधि घोषित करते हुए गुप्त जी ने लिखा है कि बिना बुलाए यह दीन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। लेखक का स्पष्ट कहना है कि उसके पास जनता के प्रतिनिधि होने का प्रमाण नहीं है, मतलब बुलाया नहीं गया, फिर भी वो अपनी दृष्टि प्रदान करना चाहता है जनता को। परंतु वह फिर भी चिथड़ा-पोश कंगालों का प्रतिनिधि मानता है, क्योंकि उसने इसी मिट्टी में जन्म लिया और इसी मिट्टी में उसके मरने की इच्छा है। गुप्त जी ने कर्जन को असत्य बोलने का परिणाम युधिष्ठिर के उदाहरण से समझाने की चेष्टा की है तथा उसकी कथनी और करनी में अंतर माना है कि बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी सी होती हैं, लेकिन करना कुछ भी नहीं रहता है। फिर चौथे चिट्ठे की बात आती है। चौथे चिट्ठे का नाम क्या है? पीछे मत फेंकिए। इसमें गुप्त जी ने अंग्रेजों की उस नीयत का पर्दाफाश किया है, जिसके कारण वे भारतीयों को नीच और गिरा हुआ मानते हैं। उनकी प्रगति के रास्ते बंद करते हैं। भारतीयों को हमेशा नीच, गँवार, हीन और असभ्य बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे उन पर शासन करते रहें। इस निबंध में कर्जन की तुलना गुप्त जी ने रावण से की है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों का बखान करते हुए गुप्त जी ने अंग्रेजों को ललकारा है। अंग्रेज भारतीयों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारतीयों की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी विदेशी शासक उन्हें हिला नहीं पाया है। अगला निबंध आशाकांत है। ये इस उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों से किसी भी लोकहित कार्य की उपेक्षा ही छोड़ दी थी। मतलब अंग्रेज कोई भी लोकहित कार्य नहीं करना चाहते थे। आपने तमस उपन्यास पढ़ा होगा तो उसका उदाहरण देखा देखा होगा कि रिचर्ड को दंगे फसाद और सांप्रदायिकता है, वो कुछ उसको लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपनी पदवी का और अपने शासक का अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो अपनी पत्नी के लिए, जो उसकी पत्नी होती है लीज़ा, उसको घुमाता है, फिराता है और जो देश में जो जैसी सांप्रदायिक घटना अगर चाहता वो रुकवा सकता था, लेकिन नहीं रुक पाता है ना? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि 2 लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा भी अगर लड़ाई चाहता है उससे, तो जो 2 लड़ रहे हैं उनको लड़वाते रहो और अपना सुखी से रहो। ऐसा अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू-मुस्लिम वाला जो विवाद है वो हमेशा चलता रहे और हम सुखी रहें। भारतीय प्रजा अंग्रेजी राज के सुख स्वप्न देखा करती थी, परंतु उनके यह स्वप्न श्री शंभू शर्मा के बुलबुल वाले सपनों की भांति भंग हो जाते हैं। कर्जन ने स्थानीय संस्थाओं में भी भारतीयों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। जैसे जो आईएएस वगैरह जो संस्थान थी, तो उनमें उनका दाखिला ही नहीं होता था, उनको वहां पे नौकरी ही नहीं प्रदान की जा सकती थी। बहुत से ऐसे पद थे जिन पर भारतीय कार्य नहीं कर सकते थे, सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते थे। गुप्त जी ने इस भेदभाव की नीति की तीखी आलोचना इस निबंध में की है। स्वदेश प्रेम का चित्रण करते हुए गुप्त जी ने यहाँ के निवासियों की नैतिक दशा का वर्णन किया है। फिर 18 मार्च 1905 ईस्वी के भारत मित्र में एक दुराशा शीर्षक से निबंध प्रकाशित हुआ। इसमें होली के अवसर पर ब्रजराज कृष्ण और ग्वालों को सम्मिलित होली को राजा प्रजा की समानता का सूचक बताया है। तो इसमें ब्रज और कृष्ण का इसमें चित्रण देखने को मिलता है एक दुराशा में, जिसका अंग्रेजी राज में अभाव है। अब समय ऐसा है कि राजा प्रजा की शक्ल तक नहीं देखती, मतलब अब ऐसा समय आ गया है कि जो राजा है वो प्रजा की शक्ल तक देखना नहीं चाहता है। कर्जन का कार्यकाल पूरा होने पर गुप्त जी ने विदाई संभाषण लिखा। ठीक है, इस निबंध में कर्जन के पिछले कार्यों की समीक्षा है और जाते-जाते बंग विच्छेद करने का दुख भी है। बंग विच्छेद कब हुआ था? 1906 में हुआ था ना, 16 अक्टूबर 1906 में। तो उसका भी दुख इसमें वर्णित है। इसमें कर्जन की काम की जगह दिखावट की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया गया है। गुप्त जी इस निबंध में शासक को सावधान कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी ही होता है। अहंकार में इस सत्य को भूलने वाले शासक को अपमानित होना पड़ता है। फिर अगला चिट्ठा बंग विच्छेद के नाम से है। इसमें शासन की तमाम जन विरोधी कोशिशों की असफलता का जयघोष करता है ना? कुछ काम तो किया नहीं, लास्ट में बंग विच्छेद और करवा दिया। ऊपर के सभी चिट्ठी में गुप्त जी कम से कम महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के प्रति सम्मान का नजरिया रखते हैं, लेकिन यहाँ तक आते-आते इस पर भी उनका भरोसा उठने लगता है। अंत में गुप्त जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा नहीं रह जाता।
गुप्त जी अपने अगले निबंध लॉर्ड मिंटो का स्वागत, ठीक है? तो ये 8 निबंध हो गए। 9वां निबंध में लॉर्ड मिंटो का स्वागत में लिखते हैं कि यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई है। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे। किनको? मार्ली साहब को कहते हैं, वो मिंटो साहब को कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को, कि जो लॉर्ड कर्जन थे तो उन्होंने तो बहुत सताया, लेकिन आशा करते हैं कि आप अब इन सब पीड़ाओं को दूर करेंगे। जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है, वे शासक के एक और अंतर्विरोध पर उँगली रखते हैं और मिंटो से कहते हैं कि अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज को, मतलब प्रजा को की ओर ध्यान है कि ये प्रेस्टीज चाहते हैं केवल अपनी लाइफ में। जो बात पहले कर्जन के सिलसिले में शो या ड्यूटी की शब्दावली में उठाई गई थी, वही बात मिंटो के लिए प्रजा या प्रेस्टीज की शब्दावली से उठा रहे हैं। मार्ली साहब के नाम चिट्ठे में शीर्षक से भारत के मामले में वे इंग्लैंड के दोनों शासक दलों की एकता की पहचान करते हैं। सबसे पहले वे मार्ली साहब की प्रशंसा के बहाने अच्छे शासक के गुण बताते हैं। प्रशंसा करने के बाद उनकी बातों के अंतर्विरोध को उजागर करते हुए कहते हैं कि आपने कहा कि बंग भंग होना बहुत खराब काम है, क्योंकि यह अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ है। पर जो हो गया उसे निश्चित विषय समझना चाहिए। यह एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन के चरित्र की विरोधी बातें हैं। ठीक है? तो ये उजागर करते हुए कहते हैं बालमुकुंद गुप्त जी। आशीर्वाद शीर्षक चिट्ठा शुरू तो होता है बारिश में अलग-अलग प्राणियों की दुर्दशा के वर्णन से, लेकिन आगे बढ़कर पत्रकार के जेल जाने पर उसकी बहादुरी की प्रशंसा में बदल जाता है। बारिश से ही कृष्ण की याद आई और कृष्ण से कारागार की याद आई। जेल से वहां जाने वाले स्वाधीनता के सिपाहियों की याद आई। गुप्त जी ने जेल जाने को गर्व की बात मानने की हिम्मत पैदा की है। इसके बाद के 2 खत जो है वो मुगल काल के बंगाल के शासक थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां की ओर से फूलर साहब के नाम लिखे गए हैं, ठीक है? तो बंगाल के शासक कौन थे? शाइस्ता खां। इनकी ओर से पत्र गए हैं फूलर साहब को। ये फूलर साहब बंगाल विभाजन के बाद बने प्रांत पूर्वी बंगाल और आसाम के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? फूलर साहब। कहाँ के गवर्नर जनरल थे? जो पूर्वी बंगाल था और जो आसाम था, है ना? पहले ये एक ही हुआ करता था, उसके पहले गवर्नर जनरल बने थे ये। उन्होंने किसी भाषण में धमकाते हुए बंगाली में नवाबी जमाना के आने की बात कही। उसी के काल्पनिक उत्तर में नवाबी जमाने के शासक शाइस्ता खान ने अपने शासन का बचाव किया है और उसे अंग्रेजी शासन से बेहतर बताया है। इसमें शाइस्ता खान ने फूलर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, शाइस्ता खान जो है वो फूलर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो, तो उनके लिए फिर शाइस्ता खां का जमाना ला दिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपना शासन टिकाए रखने की नीति की कलई खोलते हुए शाइस्ता खां ने लिखा, तुम तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हुकूमत करने की को बहादुरी समझते हो और इस वक्त मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत से जाहिर कर रहे हो, है ना? तो फूले साहब को धमकाते हुए व्यंग्यात्मक भाषा में कहते हैं कि तुमने तो केवल हिंदू मुसलमान को लड़वाया और अपना सिक्का यहाँ पर मजबूत करवाया। फिर अंतिम खत सर सैयद अहमद की ओर से अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम लिखा गया है, जिसमें वे विद्यार्थियों की आजादी पर बंदिश लगाने की अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हैं। अतः इस निबंध संग्रह में विदेशी शासन, अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा किया गया भारत विरोधी कार्य, अंग्रेजों की भेद नीति, भारतीयों की गुलामी एवं लाचारी पर व्यंग्य मिलता है। ठीक है? तो ये जो पूरा आप पढ़ेंगे, आशा करती हूँ कि आपने सारांश समझ लिया संक्षेप में कि इस निबंध में है क्या। अब कुछ उद्धरण पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट उद्धरण है वो मैं यहाँ पर पढ़ा देती हूँ। पहला ही है ये, माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है। किसको बोलते हैं? लॉर्ड कर्जन को बोलते हैं बाल मुकुंद गुप्त, कि सिर्फ बुलबुलों का सपना ही देखा है कि कुछ काम करने योग्य भी जनता के लिए कुछ कार्य भी किया है। खाली अपना ख्याल ही तो पूरा नहीं किया है या यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन किया है। आप एक बार या एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिएगा, मतलब एक पूछते हैं उनसे, क्वेश्चन करते हैं कि आपने कुछ कार्य किया है, एक बार आहिस्ता से, एक बार धैर्यता के साथ में ये अपने मन से पूछिएगा। अगला है, आप बारंबार अपने 2 अति तुम तड़ाक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का और दूसरा दिल्ली दरबार का। तो 2 कौन-सी मेन बातें हैं? एक तो विक्टोरिया मेमोरियल का और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हाल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देखने आने की चीज होगा। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जावेगा या भारतीय प्रजा के कुछ दशा उन्नत हो जावेगी, ऐसा तो आपने भी ना समझते होंगे। मतलब एक होता है ना कि आपने पार्क खोल दिया,
लेकिन बेरोज़गार के बेरोज़गार वहीं पे बैठे हैं, उनको खाने का कुछ है नहीं, उनको कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है ना? तो एक तरीके से ये बेकार ही चीज़ आपने पैसा भी लगाया, एनर्जी भी, अपनी ऊर्जा भी लगाई, है ना? और अपना समय भी दिया जो बिल्कुल वेस्ट है दरिद्रों के लिए। अगला है, बिना बुलाए यह दीन भंगड़ ब्राह्मण शिवशंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा माने आया है। आप सुनिए ना सुनिए या सुनाकर ही जावेगा। अगला है, विक्रम अशोक अकबर के यह भूमि साथ नहीं आई। औरंगजेब अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊंटों और हाथियों पर लाद कर ना ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ ना जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों ना करे। जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक अंगुल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और ना कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चंवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। अगला है, 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन-रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ ना सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले। उसी माई लॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए माई लॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई है, अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है। प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना-गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। अगला है, अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की? मार्ली साहब, जिस काम को बुरा बताते हैं वही निश्चित विषय भी हो सकता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, निश्चित विषय के नाम से लिखते हैं। यह बात भारतवासियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारी थी। जिस काम को आप खराब बताते, उसे वैसा का वैसा बना रखना चाहते हैं। यह नए तरीके का न्याय है। यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोष समझें, हमें उसके लिए जेल भेजे तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा समझ कर स्वीकार करना चाहिए और जिन हथकड़ियों से हमारे निर्दोष देश बांधवों के हाथ बढ़े, उन्हें हेममय आभूषण समझना चाहिए। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक श्री शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। आज शिवशंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने का काम भी किया है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले। एक बात, यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। ये तो पढ़ चुके हैं, यहाँ से देखिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो जाएगा। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आपने कौन-सी कर मतलब केवल नुमाइशी काम किए हैं। दिल्ली दरबार लगाया है ना? विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की है और क्या किया है? वहाँ की मूर्तियों में आपने चमकवाया है। उन मूर्तियों का क्या गरीबों का लाभ है उससे? और भड़कबाजी की सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की वक्रता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी। ज़रा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ थी। पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ ना था। जहाँ-जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं-वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था, उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और आप स्वयं भली अंत जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खुली नुमाइशी थी। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को? शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या उसके तख्ते ताऊस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की है। मतलब
केवल यहाँ का धन-दौलत, सोने की चिड़िया कहा जाता था ना उस समय। अभी मैं सिंधिया पैलेस गई थी, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। बहुत अच्छा बना हुआ है, वहाँ पे अंग्रेज़ छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर ख़ैर फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी उसके लिए स्पेशली पैसा वग़ैरह देते हैं, शासन-प्रशासन को। हम जैसे साधारण लोग नहीं खींच सकते हैं फ़ोटो, है ना? लेकिन उन्होंने कुछ पैसे दिए तो उस फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, झूमर बड़े-बड़े लगे हुए हैं, कभी टाइम मिले तो जाइएगा। तो लगता है कि हाँ, उस समय कितना मतलब कितना रिच, कितना धनवान हुआ करता था भारत। और आज भी है, लेकिन वही है कि समय जाते-जाते कुछ-कुछ चीज़ें तो सब इधर-उधर हो ही जाती हैं। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर श्री शंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन माँगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख़्याल हो। वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है, इम्पोर्टेंट। इसकी मूर्ति थी लॉर्ड रिपन की मूर्ति। और देखिए एक स्मृति मंदिर, यह आपसे 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है ना? तो घोषणा पत्र क्या था? विक्टोरिया मेमोरियल का महल। आपकी यादगार भी यही यही बन सकती है, यदि इन 2 यादगारों की आपके जी में भी कुछ इज्जत हो। जो अटल है वह टल नहीं सकती, ये इम्पोर्टेंट है लाइन, ठीक है? ये वाला। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बीरबल, खानखाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्त ताऊस और शाही जुलूस देखे। फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव और हेस्टिंग्स से वीर अंग्रेज देखे, देखते-देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। माय लॉर्ड अपने इस देश में फिर पदार्पण किया। इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। मतलब एक व्यंग्य भाषा कर रहे हैं कि आप फिर से पदार्पण हुए हैं हमारे जीवन में, इसके लिए यह भूमि जो है भारतवर्ष की जो भूमि है वो कृतार्थ हो गई है। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त तीनों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई है। आज 46 साल हो गए, वह दीवार अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है, जो नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। किसने सुनाया था वो घोषणा पत्र? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है, वही दीवार भारत की रक्षा करती है, उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक रामचंद्र के राजतिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती-रोती उनके पीछे जाती थी। भारत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस निकालना नहीं पड़ा, वरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह ना आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक बक्कल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत ही अयोध्या का शासन करने के योग्य है ना? तो इतना टीम-झाम नहीं किया था, सिर्फ छोटा-सा काम किया था। गए, उनको सम्मानपूर्वक बुलाया, लेकिन नहीं आए क्योंकि उनको तो वचन पूरा करना था, तो उनकी खड़ाऊँ लेकर के आ गए और 14 साल तक खड़ाऊँ को राज सिंहासन पर रखकर बख्तल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। जुलाई सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे, ठीक है? तो 1805 में कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी, आशंकाएँ उसे दम नहीं लेने देती थी। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा भेद हो गया है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है, भारत के राजा अब आपके हुक्म में बंधे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। माय लॉर्ड, इस देश का नमक जहाँ यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उनका जन्म है।
उसकी तासीर भी साथ-साथ होती रही। वह पहले विचारवृद्धिक होता है, पीछे हृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत में को आँखों पर पट्टी बाँधकर, कानों में ठीके ठोक कर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर-तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुँह से खुल्लम-खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियाँ उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश की नमक की क्या तासीर है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राजप्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। सैकड़ों राजा जिसे अपनी-अपनी समझकर चले गए, परंतु वह किसी के साथ भी नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग इसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो! जिस पर पश्चाताप करना चाहिए, उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मट्टी का एक छोटा-सा ढेला है, इम्पोर्टेंट है। यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा-सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में भिड़-भिड़ कर इस छोटे से ढेले के छोटे-छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमाकर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जाँचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। कौन? भगवान राम। आज वहाँ भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है, जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासनभार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और ना त्यागने का लोभ संवरण ना कर सका। और आज का अंतिम, वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण उसी को उस कठिन दशा में, उस तिचियानक काली रात उस भयानक काली रात में वह गोकुल पहुँचाने जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर किसी भी चीज़ के प्रति दृढ़ हो जाते हैं, तो सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं, सब कठिनाइयाँ सुगम में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है? तो ये आपका निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी का आभार एवं धन्यवाद।